हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। रक्षा एकेडमी की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे नंबर्स। नंबर्स यानी संख्या। तो सबसे पहले अगर बात की जाए संख्या की, तो संख्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। सबसे पहले पूछा यह जाता है कि आपकी जो संख्या है उस संख्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस तरीके से संख्या को हम समझते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि संख्या होती क्या है, इसको डिफाइन करना है। तो संख्या क्या होती है, संख्या क्या है, ये एक प्रकार का सांकेतिक गणितीय सिंबल है, चिन्ह है, जिसके माध्यम से हम प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं को गिनते हैं। मतलब यदि मैं एक लाइन में आज के मेंस के पैटर्न में बात करूं, जिसमें आपके क्वेश्चंस में कितने में है 10 मार्क्स, 10 शब्दों में लिखना है या 20 शब्दों में लिखना है, उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो संख्या को किस तरीके से बताओगे, संख्या को परिभाषित करने का मेन क्या होगा कि इस प्रत्यक्ष वस्तुओं को गिनने का गणितीय संकेत क्या कहलाता है, आपका संख्या कहलाता है। जैसे जब संख्या की उत्पत्ति हुई, जब मानव का विकास हुआ, तो मानव के विकास में क्या था कि मानव के विकास होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल कर आई कि मानव जब विकास होगा तो मानव के विकास में क्या बात हो जाएगी यहाँ पर कि मानव के विकास के समय उसे वस्तुएं भी तो मिलेंगी। पहले तो मानव कहाँ रहता था, जंगल में रहता था। जंगल में रहता था तो उसे गिनने की जरूरत नहीं है, उसे शिकार करना था। जानवर मिला, उसने मारकर खा लिया। फिर जैसे जैसे विकास होता गया, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, और मानव फिर क्या होगा, एक परिवार में, परिवार के बाद एक समुदाय में, एक जाति में, एक जाति के बाद एक समुदाय में, एक समुदाय के बाद एक गांव में, एक गांव के बाद एक वो शहर में, ब्लॉक में, फिर शहर में। इस तरीके से उनका क्या होता गया, विकास होता गया। जब वो आसपास आए, अब हर मानव एक दूसरे के साथ व्यापार करता था। ये हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ये हम ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं कि कैसे मानव का विकास हुआ, और बायोलॉजी में भी हम पढ़ चुके हैं। तो जब हम ये चीजें देखते हैं तो मानव का विकास जब एक समुदाय के रूप में होगा, अब समुदाय के रूप में होगा तो वो वस्तुओं का क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा, लेन देन करेगा। वस्तुओं के लेन देन करते समय उसे कुछ ना कुछ संख्याएं तो पता होनी चाहिए। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि मानव ने कुछ नंबर्स, कुछ चिन्ह बनाए, और उन्हीं चिन्हों को उन्होंने क्या नाम दे दिया, संख्या का नाम दे दिया। जो चिन्ह आज हम यूज करते हैं, जैसे 10, 15, 20, 25, 30, हम इनका उपयोग करते हैं। और जब हम इनका उपयोग करते हैं तो 10, 15, 20, 25, 30 जो ये हैं, ये क्या हैं, ये आपके गणितीय संकेतक हो गए। अब गणित में अगर बात की जाए तो कि हमारा जो संख्या शब्द है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो संख्या शब्द की जो उत्पत्ति है, एक जर्मन शब्द होता है जहलीन। जहलन शब्द जर्मन शब्द होता है जहलीन, जहलीन। और इस जहलीन शब्द का अर्थ निकलता है क्या, संख्या। तो अगर माना जाए कि संख्या शब्द की उत्पत्ति हुई है तो क्या होता है, या तो संख्या ग्रीक वर्ड होगा, या अभी तक हमने जितने भी पढ़े या तो वो ग्रीक वर्ड होते थे या लैटिन वर्ड होते थे। जैसे अगर आप देखो तो, अगर आपको एक सीधा सीधा देखो, केमिस्ट्री की बात करो, रसायन की बात करो, तो रसायन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, ग्रीक देशों से। रसायन क्या है आपका, रसायन शब्द की जो केमिस्ट है, उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक वर्ड से हुई है। लेकिन मैथ की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, जर्मन से मानी जाती है। और जर्मन में जो जहलीन शब्द था, उस जहलीन शब्द का अर्थ होता है संख्या। और इसी जहलीन शब्द से एक बनता है जहल, और ये जहल क्या कहलाता है, वस्तुओं को गिनना। इसका अर्थ क्या होता है, गिनना। तो अगर आपको ये बताया जाए तो संख्या क्या है, संख्या जर्मन एक शब्द है जिसका अर्थ होता है वस्तुओं का सांकेतिक प्रेजेंटेशन, है ना। किसी भी वस्तुओं को गिनने के लिए जो हम सांकेतिक प्रेजेंटेशन करते हैं, नोटेशन करते हैं, चिन्ह देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संख्या की डिफिनेशन देते हैं। तो अगर मुझे संख्या को डिफाइन करना हो तो संख्या को हम डिफाइन एक लाइन में कैसे करेंगे, संख्याएं एक प्रकार का गणितीय संकेत है
जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं को गिनने के काम में आता है। प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं को गिनने के काम में आता है या उपयोग किया जाता है। जिसकी उत्पत्ति जर्मन शब्द जर्मन शब्द जहलीन से हुई है, जहां अर्थ क्या है जहलीन का, जर्मन शब्द जहलीन से हुई है जिसका अर्थ संख्या है। और इसी से एक शब्द निकल कर आया जहल, ये भी जर्मन शब्द है और जिसकी उत्पत्ति क्या है गिनना। ये तो आपका हो गया क्या, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो 20, 15, 30, 35, 40 और इसी एग्जाम्पल्स को आप डिस्क्राइब कर दो तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। ये तो हो गया 5 नंबर में। मतलब अगर आपको 5 मार्क्स में लिखना है, या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि संख्या की अवधारणा को समझाइए या संख्या को समझाइए, तो संख्या को समझाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। उसके बाद उस संख्या की उत्पत्ति कहां से हुई है अगर आप ये डिफाइन कर दो तो आपको ये पता, ये उसको अट्रैक्टिव लगेगा एग्जामिनर को कि चलो इसे ये भी पता है कि संख्या कहाँ है। उसके बाद आप यहाँ पर उसको एक एग्जाम्पल से समझा दो। किस तरीके से, आप बोलो जैसे उदाहरण स्वरूप हमारे पास 10 आम, हमारे पास आम है। अब उन आम को गिनने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारे पास उसकी कितनी क्वांटिटी है, उसको बताने के लिए हमें क्या चाहिए, एक संख्या चाहिए। तो हमने ये बोल दिया कि उसके पास 10 आम है, तो ये 10 आम क्या है, तो यहाँ पे जो 10 है वो उस वस्तु जो आम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 लाइन में एक एग्जाम्पल भी समझा दोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का रेडी हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर यही क्वेश्चन किस पे आ जाए, 3 मार्कर में आ जाए, जहां पे आपकी शब्द सीमा कितनी की है, 10 शब्दों की है, 20 शब्दों की है ना, तुम 20 शब्दों में आपकी है। तो अब आपके लिए फिर सवाल उठ गया कि अब हम इतनी बड़ी डिफिनेशन तो वहां लिखेंगे नहीं, तो फिर वहां पे आपका ये जो 5 मार्कर है, ये 5 मार्कर आपका किस में कन्वर्ट होना चाहिए, 3 मार्कर में कंप्लीट होना चाहिए। और 3 मार्कर में जब इसे आप कंप्लीट करोगे तो क्या बोलोगे, सीधा सीधा लिखो, प्रत्यक्ष वस्तुओं को गिनने का सांकेतिक चिन्ह संख्या है, या एक वर्ड और जो गिनने का गणितीय सांकेतिक चिन्ह। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। गणितीय सांकेतिक चिन्ह क्या है, संख्या। या फिर संख्या ना भी लिखो, सिर्फ इतना लिख दो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे 3 मार्कर्स मिल जाएंगे। 3 मार्क में अगर आपको लिखना है तो 3 मार्क में आपका सीधा सीधा हो जाएगा प्रत्यक्ष वस्तुओं को गिनने का गणितीय सांकेतिक चिन्ह। ये आपका 3 मार्कर है। तो ये जो क्वेश्चन है, तो मैंने आपको संख्या क्या है 5 मार्क्स पे भी बता दिया क्या लिखना है, 3 मार्क्स पे भी बता दिया क्या लिखना है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करते जाना, क्योंकि 5 मार्कर्स और 3 मार्कर्स आपको यहीं से मिलेंगे। नोट्स में मैं सिर्फ थ्योरी दे दूंगा, लंबे लंबी चीजें लिख कर दे दूंगा, पर जो क्लास में बताऊंगा कि कैसे 5 मार्कर्स और कैसे 3 मार्कर्स की उत्पत्ति होती है, कैसे क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं, उनको आपको समझना होगा और लिखना होगा। तो 5 मार्कर्स तो आपको समझ में आया कि आपको 5 मार्कर्स में एक अच्छी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, उस शब्द की उत्पत्ति लिखनी पड़ेगी, उसके बाद एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा और उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होगा। इतने में आपके 80 शब्द पूरे हो जाएंगे और आपको टेंशन नहीं होगी, और सामने वाले को एक रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा जाएगा कि उसे संख्या के बारे में पूरी बात पता है। लेकिन जब आपसे 3 मार्कर में बात की जाएगी 20 वर्ड्स में, तो 20 वर्ड्स में सिर्फ आपसे वो ये पूछेगा कि आपको सिर्फ संख्या बतानी है, उसे पता है कि संख्या क्या है, बस वो आपके मुंह से जानना चाहता है या आपसे जानना चाहता है कि क्या आपको संख्या के बारे में पता है, समझ है।
तो आपको सिर्फ इतना लिख देना है कि जो भी प्रत्यक्ष वस्तुएं हैं हमारे सामने, जो प्रत्यक्ष वस्तुएं होती हैं, प्रत्यक्ष वस्तुओं को गिनने का गणितीय सांकेतिक चिन्ह क्या है, संख्या है। और अगर लगे तो 2-4 एग्जाम्पल एग्जाम्पल डालो, उदाहरण दे दो, 10, 15, 20 और 25, बस इतने में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 मार्कर। तो संख्या आपको समझ में आ गया कि संख्या क्या है, गणितीय नोटेशन। अब जब संख्या की उत्पत्ति हो गई तो अब संख्या के क्या आ जाते हैं, प्रकार आते हैं। ये संख्या कितने प्रकार की होती है। तो जब मानव का विकास हुआ तो मानव के विकास के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि मानव के विकास के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि अब संख्याओं की उत्पत्ति शुरू हुई। तो सबसे पहले तो मानव को पता नहीं था, तो मानव ने क्या किया, अपने हिसाब से गणितीय संकेत बनाए। और जब मानव ने अपने हिसाब से गणितीय संकेत बनाने की कोशिश की तो उस समय उन्होंने क्या किया कि वो कुछ संख्याओं को लेकर आए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इन्हीं का कॉम्बिनेशन बनाना शुरू किया, 12, 11, 13, 14, 15। और उस समय अगर आप ये देखो तो उस समय आपकी संख्याओं को हमें इतनी जरूरत नहीं थी, हमें मिनिमम चीजें गिननी होती थी, मतलब ये कह लो 100, 200, 300, 400, ज्यादा 4 अंकों तक, उससे ज्यादा हम जाते ही नहीं थे जब मानव का विकास हो रहा था। तो मानव का विकास होने लगा तो उस समय मानव सिर्फ कहां तक समझता था, 9 तक ही समझता था, उससे ज्यादा उसे यही नहीं पता था कि 0 होता भी है कि नहीं होता है। तो ये अगर मानी जाए तो हमने क्या बोला, हमारे गणितज्ञों ने क्या माना कि ये जो 1 से लेकर 9 तक है और इसके बाद जो हम कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं ये सारे क्या हैं, हमारे प्रकृति से प्राप्त हुई संख्या होंगी, प्रकृति से प्राप्त हुई संख्या होंगी। तो उन्होंने प्रकृति से प्राप्त हुई संख्या थी तो इसलिए इन्होंने इसका नोटेशन जो दे दिया वो क्या दे दिया, प्राकृतिक संख्याएं दे दिया, नेचुरल नंबर। अभी हम इन सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, नेचुरल नंबर। और जब ये नेचुरल नंबर थे तो इसको डिनोशन किससे होता है, एन से। एक बात बहुत याद रखना कि मैथ में हर डेफिनेशन, हर वर्ड के साथ एक नोटेशन होता है। अगर आप उस नोटेशन को अपने पेपर में ऐड करते हो तो उससे आपको ही बेनिफिट होगा, क्योंकि वो अट्रैक्टिव लगेगा सामने वाले को, कि सामने वाले को ये समझ में आएगा जो कॉपी चेक करने वाला है कि उसे ये बात पता है कि मैथ में क्या चीजें होती हैं, मतलब स्टूडेंट पूरी तरीके से अपनी मैथ की तैयारी कर कर आया तो नंबर्स अच्छे मिलते हैं। पेपर 3 की खासियत यही है कि आप प्रॉपर एक सही वे में लिख कर दे दो उसे, तो वो आपको समझ जाता है कि हमें इस तरीके से। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इससे आपको क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअल अपने वर्डों में जोड़ने की जरूरत नहीं। आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है, बस उस प्रॉपर डेफिनेशन को सही तरीके से क्या करना है, अरेंज करना है। तो अब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के लिए अगर बात करोगे तो क्या हो गए, प्रकृति से क्या उत्पत्ति हुई थी, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो है ये सारे आपके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, नेचुरल नंबर के हो गए। अब प्रकृति से तो उत्पत्ति हो गई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आर्यभट्ट जो थे, गणितज्ञ जो थे, आर्यभट्ट थे, उन्होंने क्या की कि संख्याओं के खोज में एक संख्या की खोज की, शून्य की। और जब उन्होंने संख्याओं में से इसी प्राकृतिक संख्याओं के साथ 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इसके साथ जब उन्होंने क्या कर दी, शून्य की खोज कर दी, तो अब इसके साथ क्या जुड़ गया, शून्य जुड़ गया। और उन्होंने शून्य की खोज की तो उन्होंने ये बोला कि शून्य क्या है, एक संख्या है। और जब शून्य एक संख्या है तो अब हमारे पास संख्याओं का जो क्रम हुआ वो क्या हो गया, एक तो ये हो गया, दूसरा यहाँ पे क्या जुड़ गया, 0 जुड़ गया। तो अब प्राकृतिक संख्याएं और शून्य मिलकर फिर से क्या बन गए, संपूर्ण बन गए। और संपूर्ण बने तो हमने क्या नोटेशन दे दिया, पूर्ण संख्या। और जब हमने पूर्ण संख्या दे दिया तो इसको हमने क्या बोला, होल नंबर। और होल नंबर से आपका यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, W। तो पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या दोगे, पूर्ण संख्या की डेफिनेशन आप इस प्रकार से दोगे कि प्रकृति से प्राप्त प्राकृतिक संख्याओं प्लस शून्य का समुच्चय क्या कहलाता है, समुच्चय मतलब क्या होता है, सेट। तो इसका सेट क्या कहलाता है, आपका पूर्ण संख्या कहलाते हैं। ये सारी एक एक की डेफिनेशन
एक एक की प्रॉपर्टीज अपन अभी टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे आगे। अभी तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं आ गई। प्राकृतिक संख्याओं में हमने क्या किया, जीरो की खोज कर ली और जीरो की खोज से हमारे पास क्या आ गया, पूर्ण संख्याएं आ गई। अब जब हम आगे बढ़े, इतने से भी तो हम नहीं रुके, तो देखो पूर्ण संख्या प्राकृतिक मिल गई, पूर्ण मिल गई, लेकिन अभी भी हम नहीं रुके थे। हम क्यों नहीं रुके थे, क्योंकि पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं में हम दो प्रॉपर्टीज का प्रयोग कर रहे थे, प्लस और माइनस, इनटू एंड डिवाइड। ये चार प्रॉपर्टी होती हैं। इन चार प्रॉपर्टी में से इन दो प्रॉपर्टी को भूल भी जाओ तो आपके पास ये दो प्रॉपर्टीज हैं, प्लस और माइनस है। अब यदि पूर्ण संख्याएं ले लो, जीरो ले लो, और जीरो में आप एक जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, आपको एक मिलेगा। लेकिन जीरो में आप -1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। मतलब अब संख्याएं यहाँ पर क्या हुई, एक का तो हमें पता है कि एक हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है, इसका तो हमें पता है, आइडिया है। लेकिन क्या हमें इसका आइडिया है कि ये क्या है। तो अब फिर से गणितज्ञ के सामने, जो गणितज्ञ थे उनके सामने ये सवाल पैदा हुआ कि हम इस -1 को या -2 को अगर हम इसी जीरो में से -2 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो फिर ये क्या होगा। तो फिर यहां से उन्होंने क्या किया, संख्या रेखा की अवधारणा को लेकर आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हॉरिजेंटल लाइन बनाई, उस हॉरिजेंटल लाइन पे उन्होंने मिड पॉइंट लिया 0, और फिर उन्होंने पूरी संख्याओं को डिफाइन करना शुरू किया, परिभाषित करना शुरू किया। और उसके परिभाषा में जब उन्होंने किया तो यहां पर उन्होंने क्या किया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहां पर मैं आपको मैथ का बहुत ज्यादा नेट या पीएचडी वाला कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, बहुत ही सिंपल बता रहा हूं। उस पे जाओगे तो और ज्यादा डिटेल में उत्पत्ति का समझ में आएगा, पर वहां पे उतना अपने काम लायक नहीं है, अपने तो इतना ही काम है। तो संख्या रेखा में क्या किया, तो यहां पर जीरो से जैसे जैसे वो बढ़ते चले गए, प्लस करते गए, तो संख्याएं क्या हुई, बढ़ने लगी। मतलब जब आप राइट साइड जाओगे तो राइट साइड क्या हो जाएगा, आपका संख्याएं बढ़ेंगी। जब आप यही लेफ्ट साइड जाओगे तो यही संख्याएं किस पे चलेंगी, -2 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इसी संख्या रेखा पर उन्होंने अपनी पूरी मैथ के संख्याओं के प्रकार की अवधारणा को क्लियर करना शुरू किया। कैसे, तो देखो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि 0 से लेकर 1 से लेकर जितना भी आप जाओगे ये क्या कहलाएगा, आपका प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। फिर उसके बाद 0 से लेकर जितना जाओगे ये क्या कहलाएगा, आपका पूर्ण संख्या कहलाएगी, W। ये हो गया, है ना। इसके बाद जो ये अवधारणा आई, तो इस अवधारणा में उन्होंने क्या किया कि इस अवधारणा में उन्होंने आपका यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा क्या अवधारणा दे दी कि ये क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। और इस पूर्णांक में उन्होंने क्या किया कि यहां से लेकर यहां तक की जो बात थी इसको बोला ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और यहां से लेकर यहां तक की जो बात थी इसे बोला धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब एक संख्या रेखा पे बात करो तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक और दो के बीच में, तो ये क्या होगा 0.1, ये क्या हो जाएगा 0.2, तो 0.1 0.2 सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.1 1.2, और यहाँ क्या होगा 0.1।
तो अब देखो 1 से 2 के बीच में क्या आया, 1/2, 11/10 मतलब कि, है ना। तो ये जो 11/10 आया तो ये क्या हुई, परिमेय संख्या हुई। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो अगर एक संख्या में बेसिक रूप से देखा जाए तो एक संख्या रेखा को डिफाइन कर उन्होंने ये परिभाषित कर दिया कि हमारे पास संख्याओं का क्रम कैसे विकसित होता गया। एक्चुअल में जो संख्याएं के प्रकार आप पढ़ रहे हो, ये प्रकार आपके संख्या रेखा से जुड़े हुए प्रकार हैं। इसमें संख्याओं का विकास किस प्रकार से हुआ उस पर है, तो इसको बना लो। संख्या रेखा के इस टाइप को पूरा बना लो, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल हो जाएंगी। और अगर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाए, 11 मार्कर्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि संख्या और संख्या के प्रकार को समझाइए, तो वहां पर आप यदि इस नोटेशन को सामने प्रेजेंट करते हो तो सामने वाले को और अच्छा लगेगा कि आपको संख्याओं की और अच्छा ज्ञान है। देखो आपके पेपर में आपके नॉलेज के साथ देखो क्या होता है, मैथ में प्रॉपर्टी क्या है, प्लस और माइनस की प्रॉपर्टी हम लेकर चलते हैं। जब आप 0 में +1 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 में आपने +1 जोड़ा तो क्या मिला, 2 मिला। 2 में आपने +1 जोड़ा तो क्या मिला, 3 मिला। 3 में आपने +1 जोड़ोगे तो 4 मिलेगा। मतलब यहाँ पे हर वैल्यू +1 की स्केल पर बढ़ती जा रही है। वही चीज उल्टा कर दो, यहाँ पे 0 में से माइनस घटाओगे -1 मिलेगा। और हमेशा मैथ में प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि दो सिंबल माइनस हैं, -a -b, तो ये दोनों आपस में माइनस कॉमन ले लो तो a + b हो जाते हैं। माइनस माइनस क्या होते हैं, अगर सिंबल समान है तो वापस में जुड़ जाएंगे। तो -1 और यहाँ पे -1 जोड़ोगे तो -1 -1 सेम सिंबल के हैं, तो माइनस 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 कॉमन ले लो तो 1 + 1 कितने हो गए, 2। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, -2। तो ये है, तो दो माइनस आपस में जुड़ते हैं, दो प्लस आपस में जुड़ते हैं, लेकिन सिंबल बदल जाएं तो क्या हो जाता है, वो अलग अलग घट जाते हैं। देखो ये बना लो, फिर मैं समझा रहा हूं। पूरा बना लो। ये नोटेशन आपको 11 मार्कर्स में अगर आ जाता है ये क्वेश्चन, तो ये नोटेशन आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा, क्योंकि आधी चीजें तो उसे समझ में ही आ जाएंगी। और ये सारी चीजें जो होती है ना, ये आपके साइंस में जितनी ज्यादा आप डायग्राम पे या जितना ज्यादा आप रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हो ना, उतने ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और इधर ये आप इधर बढ़ रहे हो तो इसे बोल सकते हो पॉजिटिव नंबर, धन संख्याएं। और इधर क्या बोल सकते हो, ये सारी क्या हो सकती हैं, निगेटिव नंबर या ऋणात्मक संख्याएं। हाँ, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और धनात्मक पूर्णांक संख्या के अलावा अब धन संख्याएं और ऋण संख्याएं भी इनको बोल सकते हो। ये हो गया, बन गया। अब जब संख्या रेखा से इससे आगे बढ़ते हैं तो तुमने क्वेश्चन पूछा, तो देखो अगर मेरे पास हो -3, देखो +3 +2, -3 +2, +3 -2, -3 -2, ये ले लो, है ना। यदि दो संख्याओं के प्रारंभिक चिन्ह प्लस हैं तो वो संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, योग होगा उनका, और क्या निकल कर आएगा, 5। दो संख्याओं का सिंबल समान होता है तो सिंबल समान होने में यहां पर भी क्या हो जाएगा, योग होगा, और ये क्या हो जाएगा, -5। लेकिन यहाँ पे सिंबल्स आते हैं, सिंबल भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्लस को लगाएं या ना लगाएं कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पे माइनस की वैल्यू है तो माइनस हमें यहाँ पर बताना पड़ा, है ना। यहाँ पे माइनस को बताना पड़ा। अब +3 -2 अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे, व्यवकलन करेंगे, और घटाएंगे तो घटाने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटाने पे यहाँ पर हो जाएगा +1।
क्यों? क्योंकि बड़ा वाला सिंबल कौन सा है? ये वाला है। लेकिन यहां पर आओगे तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो घटाएंगे यहाँ पे, पर यहाँ पर सिंबल कौन सा किसका बड़ा है? ये वाला है। तो हमेशा सिंबल चाहे घटाओ चाहे जोड़ो, हमेशा सिंबल बड़ी संख्या का आता है। ये नियम होता है मैथ का। सिंबल्स, संख्याओं का जो सिंबल होता है, यहाँ पे इसके पहले जो ये नोटेशन आ रहा है प्लस का माइनस का, क्योंकि अब ये संख्याएं क्या बन गई, जब हम आगे बढ़े तो अब ये पूर्णांक बन चुकी हैं। पूर्णांक बन चुकी हैं मतलब इनके साथ प्लस या माइनस आएगा। तो प्लस या माइनस का जो ये चिन्ह होता है कि संख्याएं धनात्मक हैं कि संख्याएं ऋणात्मक हैं, इसको समझाने के लिए हम हमेशा बड़ी संख्या के चिन्ह को अपनाते हैं। ये नियम होता है। मतलब जो भी आपका परिणाम मिलेगा उस परिणाम के साथ जो चिन्ह आएगा वो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के परिणाम का आएगा। क्लियर हो गया? चाहे इधर हो, कहीं पे भी हो, उल्टा भी हो, अगर मैं इसको ये लिख देता 2-3 तब भी ये घटता, लेकिन सिंबल कौन सा आता? बड़ी संख्या वाला आता। ये चीज है। तो सिंबल हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो। प्लस इंटू और डिवाइड में ऐसा नहीं चलेगा। इंटू और डिवाइड के कॉन्सेप्ट अलग हैं, उनको अभी अपन आगे देखेंगे। लेकिन प्लस या माइनस में यही कॉन्सेप्ट चलता है कि दो संख्याओं का योग या दो संख्याओं का व्यवकलन करने पर परिणाम के साथ बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। ये नियम है गणित का, है ना। आगे अभी प्लस माइनस करोगे, जोड़ घटाना भी करोगे, आगे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आएंगे। प्लस ही आएगा, नहीं लिखेंगे। हाँ ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या के साथ माइनस था तो यहाँ पे हमने माइनस लगाया, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या के साथ क्या था? प्लस था, हमने यहाँ पे प्लस लगाया। तो ये एक नियम होता है गणित का। हाँ बना लो, ये नियम होता है गणित का। नियम लिखना हो, अगर नहीं पता हो तो नियम भी लिख सकते हो कि दो संख्याओं का व्यवकलन या योग करने पर आने वाले परिणाम के साथ हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। फार्मूले नहीं है आपके में, बीज गणित नहीं है ना। फार्मूले से मैं कराऊंगा ही नहीं, एक भी क्वेश्चन फार्मूले से नहीं कराऊंगा मैं, कॉन्सेप्ट से कराऊंगा। ये मान लो कि तुम लोगों की जो क्लास है ना, तुम्हारे पुराने दिन लौट आए, स्कूल वाले। देखो अब अपन संख्या रेखा की बात कर रहे थे, तो संख्या रेखा में अपन ने ये समझा, तो इसके बाद जो अगली संख्या निकल कर आई वो अगली संख्या क्या निकल के आई? पूर्णांक संख्याएं निकल कर आई। और ये जो पूर्णांक संख्याएं थी, इंटीजर्स थे, इन्हें अपन क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। और इसे डिनोट किससे करते हैं? आई से करते हैं। ये कहां से चलते हैं? माइनस इनफाइनाइट से जीरो, फिर प्लस का इनफाइनाइट, संख्या रेखा के हिसाब से। और इसको हमने दो भागों में फर्दर डिवाइड कर कर रखा। एक हो गई धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और एक हो गई ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। अभी इसमें वास्तविक भी आएगा, वास्तविक संख्याएं भी आएंगी। तो वाला कॉन्सेप्ट अपन जब तब पढ़ेंगे जब पूर्णांक संख्याओं को समझेंगे। अभी अपने को दिमाग नहीं लगाना है कि क्या वास्तविक होती हैं क्या होती है, अपन तो जितना अभी सामने दिख रहा है उतने को समझा। तो अब देखो, पहले सबसे पहले जब मानव का विकास हुआ तो संख्याओं में क्या हो गई? प्राकृतिक हो गई। फिर मानव का अगला विकास हुआ तो संख्याओं में क्या हो गया? पूर्ण हो गया। फिर और बढ़े हम
और हमने विकास करा तो और हमें मैथ में और भी चीजें खुलने लगी, सामने नियम आए, तो नियमों के हिसाब से हमारे पास क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। अब इसके आगे बढ़ने पर अब अगर संख्या रेखा को ध्यान से देखो तो इस संख्या रेखा को ध्यान से देखने में आपको एक या दो संख्याओं के बीच में कुछ स्केल भी समझ में आती है। तो अब इन्हीं स्केल को भी हमने डिफाइन किया, और जब हमने इस स्केल को डिफाइन किया तो इसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया कि मान लो ये संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा में हम एक पोर्शन लेते हैं 0, यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे ले लो 2। अभी हम आगे नहीं जाते हैं, ये एंड सो ऑन है। संख्या रेखा का एक हिस्सा हमने उठाया है, उस एक हिस्से में से हम स्केल करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब अगर इस पे ले लो तो ये क्या हो जाएगा 1 और एक कॉलम है तो 1.1। इसको लोगे तो क्या हो जाएगा 1 तो पहले से ही है, बेस तो 1 ही है। आप कितनी लाइंस हो गई 1 और 2, तो ये कितना हो गया 1.2। इसके बाद इस पे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 1.3। इसके बाद इस पे जाओगे तो 1.4। ऐसा ये बढ़ता जाएगा और कहां तक पहुंच जाएगा 2.0 तक, यानी 2 तक। कैसे बढ़ रहा है, कैसे लिखा है, ये समझ में आ गया। देखो यहाँ पे लिखोगे तो ये क्या है, बेस कितना है 0, लेकिन पॉइंट लगाओगे और एक लाइन जा रहे हो मतलब 1, 2 लाइन जाओगे तो 0.2। जिन्हें स्केल पढ़ना नहीं आता है उनके लिए है ये, क्योंकि मैथ की स्केल भी पढ़ना एक कला है, तो यहाँ पर इस कला को भी सीखना पड़ेगा आपको। तो 1 है। अब अगर 1.2 की बात करो तो हम 1.2 को क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं। ऊपर से अगर पॉइंट हटाते हो तो 10 में जाता है। फिर अगर इसकी बात करो तो ये क्या हो जाएगा 13/10। फिर इसकी बात करोगे तो 14/10। तो ये जो संख्याएं मिल रही हैं, अब हमारे सामने फिर से एक संख्या का जन्म हो गया। और जब संख्या के एक का प्रकार का जन्म हुआ तो ये क्या कहलाएंगी, आपकी परिमेय संख्या कहलाएंगी। लेकिन हमने हर किसी को 12 लिख दिए, और ये जो पॉइंट हटा, दशमलव हटाया, तो ये दशमलव आ गया। डेसिमल प्लेस क्या है इसका 0 है, तो यहाँ पे अपन ने 0 लिखा 12/10। अगर यहाँ पे लिखा होता 1.234 तो देखो इस दशमलव को हटाते तो यहाँ आता 1। अब दशमलव के बाद कितनी संख्याएं थी 1 2 3, तो 1 2, जितने पॉइंट्स जितनी संख्याएं होंगी दशमलव के बाद उतनी हो जाएंगी। तो ये 12/10, 13/10, 14/10 हो गया। अब ये तो निकल कर आई परिमेय संख्याएं, लेकिन परिमेय संख्याओं को परिभाषित करने के लिए हमने क्या किया, हमने कुछ शर्तें रख दी। हमने हर P/Q वाली फॉर्म की जो संख्याएं थी, ये ऊपर वाले को P मान लो, नीचे वाले को Q मान लो, हर P/Q वाली संख्या को हमने क्या कहा, परिमेय संख्या नहीं कहा। हमने क्या किया, हमने इसको भी डिफाइन करने की कोशिश की, इसको भी डिफाइन करने की कोशिश की। तो कैसे की कि हमने क्या किया, शर्त रख दी। पहली शर्त क्या रख दी कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होंगी वो परिमेय संख्याएं होंगी, लेकिन जो Q होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि Q अगर 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित हो जाएगा, आप परिमेय छोड़ दो अभी, यहाँ पे अपरिभाषित हो जाएगा। कैसे, अब अगर आपको समझाऊं तो आप देखो, भाग का एक कॉन्सेप्ट समझो। भाग की डेफिनेशन क्या होती है, दी गई संख्या को घटाना, संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना। कैसे, जैसे मैं आपको दे दूं 8/2, पता है कितनी बार जाएगा 4। लेकिन अब अगर भाग की डेफिनेशन की बात करो तो 8 में से 2 घटाओगे पहली बार में तो कितना गया 6। फिर 1 में से फिर से 2 को घटाओगे तो कितना गया 4, तो ये हो गया दूसरी बार। अब अगर इसको मैं बोर्ड पे समझा, देखो 8/2। अब भाग की परिभाषा क्या होती है इसको भी समझो। यहाँ पे भाग की परिभाषा क्या है, 8/2 सबको पता है, बचपन से रटते आ रहे हो, 2 4 जा 8 होता है। पर ये 2 4 जा 8 यानी एक्चुअल में भाग होता क्या है ये भी तो समझ में आना चाहिए। तो भाग की डिफिनेशन ये होती है कि दी गई संख्या में से दूसरी संख्या को क्या करना, घटाना, और तब तक घटाना जब तक कि वो संख्या 0 नहीं हो जाए।
ये भाग कहलाता है। तो अब घटाना शुरू करो, तो क्या हो जाएगा, 8 में से पहली बार में 2 घटाओगे कितना आएगा 6, पहली बार में 2 घटाए मतलब काउंट किया फर्स्ट। फिर 8 में से आपने फिर से 2 घटाया तो कितना आया 4, तो दूसरी बार में भी क्या हो गया 2 घटाया। अगली बार में आपने 2 घटाया तो यहाँ पे क्या हुआ 3, और अगली बार में जब आपने यहाँ पे 2 घटाया तो क्या हो गया 0, मतलब भाग की वो शर्त पूरी हो गई कि 0 आ जाना चाहिए। लेकिन आपको 2 घटाने की जरूरत कितनी बार पड़ी, 4 बार, इसीलिए 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, 2 4 जा कितना होता है 8, तो ये आपका क्या हो गया, या 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 ये हुआ। अब जब आप यही कंडीशन भाग के साथ शून्य के साथ लगाओगे, क्यू को 0 मान लो, तो अब क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे 8 ले लो और फिर यहाँ पे ले लो डिवाइड बाई 0, इस रूल को लगाओगे तो 8 माइनस 0 8, 8 माइनस 0 8, 8 माइनस 0 8, ये संख्या क्या चलती जाएगी, इनफाइनाइट तक चलती जाएगी, कभी क्या वो संख्या 0 होगी। इसीलिए किसी भी संख्या के साथ 0 का भाग देने पर वो संख्या अपरिभाषित हो जाता है, यानी इनफाइनाइट हो जाता है। समझ में आया क्यों इनफाइनाइट होती है संख्याएं, इसीलिए किसी भी संख्या के साथ 0 करने पर वो संख्या क्या हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि यदि मैं यहां पर ये कर दूं 0/8 कर दूं तो क्या होगा, तो अब तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि शून्य में किसी का भाग दो तो शून्य होता है, पर क्यों, सवाल तो उस क्यू का होता है ना। 0 में से -8 घटाओगे, हमें क्या पता है -8 आएगा, 0 में से -8 घटाओगे -8 आएगा, -8 में से फिर से आप 8 की कोशिश करोगे, घटाने की कोशिश करोगे तो -16, तो ये जो चीजें चल रही हैं, तो 0 का 8 से जब करोगे तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद ये चीज क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी बढ़ते बढ़ते। तो इसीलिए 0 में कोई भी संख्या को डिवाइड करो हमेशा क्या मिलता है 0 मिलता है, लेकिन किसी संख्या में 0 से डिवाइड करो तो वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कहाँ इनफाइनाइट होता है कहाँ इनफाइनाइट नहीं होता है। इस क्यू के सवाल ही आपको मैथ में बड़े अच्छे लगेंगे, बस समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या बोला, क्यू को हम 0 नहीं बोल सकते, क्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि हमारी परिमेय संख्या फिर क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, और हमें अपरिभाषित तो करना नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन ये रख दी कि जो पी और क्यू का अभाज्य होगा, सह अभाज्य होगा, को प्राइम, वो क्या होगा 1 होगा। अब सहअभाज्य क्या होता है, कॉमन, कॉमन की बात हो रही है, तो जैसे यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 12 और 10, अब अगर इन दोनों को देखो तो ये दोनों 1 से भी डिवाइड होते हैं 2 से भी डिवाइड होते हैं, तो अगर ये 1 और 2 से डिवाइड होते तो 2 से काटोगे तो 6 और 2 से काटोगे तो यहाँ पे कितना हो गया 5। लेकिन अब अगर इस 6/5 को देखो तो ये 6/5 क्या होगा, 1 के अलावा क्या किसी और से कटेगा। तो ऐसा अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो कॉमन रूप से दोनों को डिवाइड करे उसे सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, और वो सह अभाज्य क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यदि दोनों का सह अभाज्य 1 होता है तो वो किसकी शर्त में आ जाता है, परिमेय संख्या के शर्त में आ जाता है। और जो संख्याएं इस कॉन्सेप्ट या इस थ्योरी को फॉलो नहीं करती, इस शर्त को फॉलो नहीं करती, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया, और यही कॉन्सेप्ट जो था वो कॉन्सेप्ट आपका था। तो अब संख्याओं की इस स्केल के कारण और भी संख्याएं निकली, और उन संख्याओं में अब हमारी जो संख्या की उत्पत्ति थी वो बढ़कर कितनी हो गई, फिर संख्या बढ़ी आगे, और संख्या जब आगे बढ़ी तो अब आपके पास क्या आ गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय। क्लियर। तो अब हमने शुरुआत कहां से की थी, मानव की उत्पत्ति से, प्राकृतिक संख्याओं से, लेकिन जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती गई, चीजें बढ़ती गई, हमारी समझ आती गई संख्याओं की, वैसे ही वैसे संख्याओं के नए प्रकार जन्म लेते चले गए, और यही नए प्रकार हमें पढ़ना है, इनसे रिलेटेड हमें सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है।
है ना। तो अब संख्याओं का अगर प्रकार देखो तो संख्याएं कितने प्रकार की हो गई, 5 प्रकार की। यहाँ पे आपको किताबों में वास्तविक संख्याएं भी मिलती हैं, इंटीजर्स भी मिलते हैं। तो वास्तविक संख्याओं की बात हम तब करेंगे जब हम मैथ में और आगे बढ़ेंगे। वर्गमूल घनमूल की बात करेंगे तो वहां पर हम वास्तविक संख्याओं को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर्स, आई का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें समझेंगे। रियल नंबर क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ 5 को जानते हैं, और वो 5 प्रकार क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, पूर्णांक के बाद परिमेय, परिमेय के बाद अपरिमेय। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई डाउट यहां पर। अब ये तो आपका हो गया एक सैद्धांतिक प्रकार, जो आपका एक थ्योरेटिकल पोर्शन होता है ना। लेकिन इसके अलावा हम कुछ व्यवहारिक संख्याएं भी देखते हैं, और उन व्यवहारिक संख्याओं को यदि हम समझें तो वो व्यवहारिक संख्याएं क्या होती हैं। तो संख्या का प्रकार अब अगले प्रकार से कैसा हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा संख्या का प्रकार। और ये प्रकार क्या होगा, आपका व्यवहारिक ज्ञान पर निर्भर करेगा, जैसे हम संख्या का व्यवहारिकता रूप में यूज करते हैं। और जब हम व्यवहारिक रूप में संख्या का यूज करते हैं तो हम संख्या को क्या बोल देते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं संख्या का सम संख्या, यानी 2, 4, 6, 8 एंड साथ में 0, ये क्या हो गई, सम संख्या हो गई। फिर हम यहीं पे बात कर लेते हैं किसकी, विषम संख्या की। तो ये क्या हो गया, 1, 3, 5, 7। फिर हम बात करते हैं भाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी डिवाइड हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आपकी बात की जाए तो 2 हो गए, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 8 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद 10 हो गया, 10 के बाद 12 हो गया, एंड सो ऑन। ये 2 से भी डिवाइड हो रही है, 1 से भी डिवाइड हो रही है, स्वयं से भी डिवाइड हो रही है। तो ये संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, ये संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। फिर हमने इसी में एक प्रकार और आपको सिखाया जाता है, अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, एंड ये क्या हो गई, अभाज्य संख्याएं हो गई, जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से डिवाइड नहीं होती, एक को छोड़कर, स्वयं और एक के अलावा। तो इन्हें अपन क्या कहते हैं, इन्हें अपन किसकी संज्ञा दे देते हैं, अभाज्य संख्याओं की संज्ञा दे देते हैं। तो ये संख्याओं का एक व्यवहारिक प्रकार था, व्यवहारिक टाइप था, जो हमें पढ़ना था, समझना था। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में अपन संख्या के एक एक प्रकार को उठाएंगे। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या से जुड़े सारे महत्वपूर्ण विशेषताओं को, उनसे जुड़े नियमों को पढ़ेंगे, क्योंकि हमें प्राकृतिक संख्या भी डिफाइन करने को आ सकता है। तो अब हमारी एक एक क्लास शुरू होगी। पहले हम प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे आपकी कौन सी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक, पूर्णांक के बाद पढ़ेंगे हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगली क्लास, अगले उसको पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे, है ना, क्रम से पढ़ते चले जाएंगे। तो अब इतना नोट डाउन कर लो, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं।